सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स की एक आर्थिक शब्दावली को लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें होने वाला क्या है, इसमें ये होने वाला है कि आपको इसमें शॉर्ट टर्म में मतलब संक्षिप्त में बहुत सी जानकारी दी जाएंगी। मतलब कह सकते हैं कि संक्षिप्त में आपको डेफिनेशन का बता दिया जाएगा, संक्षिप्त में आपको बता दिया जाएगा कि इसका रूल्स क्या है। तो ऐसी कई चीज़ें आपके एक माइंड में होल ऑफ सेट हो जाएगा कि जो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर यूजीसी नेट का जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 30 सितंबर को होने वाली है। तो इसमें क्या होगा कि आप एक बार उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको होल ऑफ पूरा चीज़ को समझ में आ जाएगा कि किससे क्या चीज़ का अर्थ निकलता है, किसका क्या मतलब है, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। और यदि इसको आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप उसको आसानी से भी कहीं भी पढ़ सकें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक लेके आने वाले हैं, और ख़ासकर बीच बीच में आपको एक मनोरंजन के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि एक ही बार में आपके समझ में आ जाए। समय कम है और एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका एक पूरा फुल रिविज़न हो जाएगा आसानी से। चलिए बात करते हैं मुद्रा अवमूल्य, मनी डेवल्यूशन। देखिए यहाँ क्या बात करना है, देखिए एक एक चीज़ को बस ध्यान से आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम समझ जाएंगे। ये कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, बात कर लीजिए मुद्रा अवमूल्यन की। ये कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस कार्य में मुद्रा का केवल बाह्य मूल्य कम होता है। ठीक है, इस क्रिया में जो मुद्रा का केवल जो बाह्य मूल्य कम होता है, जब देशी मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा के अनुपात में अपेक्षाकृत कम कर दी जाती है, तो इस स्थिति को मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, ये अपने कभी कभी क्या होता है, कई सारे उसमें आ जाता है, लेकिन हमें इसके बारे में मालूम नहीं होता है। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बारे में ना हम पढ़ पाते हैं, ना समय होता है, कभी कभी नहीं हो पाता। तो इसलिए एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि कहने के जा रहे हैं। ये मुद्रास्फीति यह नरम रूप है। कैसी है? नरम रूप है। यदि अर्थव्यवस्था में मूल्य में अनंतर धीमी गति से वृद्धि होती है तो इसे रेंगती हुई स्फीति कहते हैं। अर्थशास्त्री इस श्रेणी में 1% से 3% तक सालाना की वृद्धि को रखते हैं। ठीक है, 1 से 3। इस स्फीति अर्थव्यवस्था को जड़ता से बचाती है। ठीक है, प्रश्न में कभी कभी यही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, रिकॉर्ड तारीख, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग रिकॉर्ड लिस्ट। बोनस शेयर, राइट शेयर या लाभांश। ध्यान रखना, ये आता है क्वेश्चन में, जो आप देखते होंगे वो जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, बोनस शेयर, राइट शेयर और लाभांश आदि घोषित करने के लिए कंपनी एक ऐसी तारीख की घोषणा करती है जिस तारीख से रजिस्टर बंद हो जाएंगे। इस घोषित तारीख तक कंपनी के रजिस्टर में अंकित प्रतिभूति धारक ही वास्तव में धारक माने जाते हैं। इस तारीख को ही रिकॉर्ड तारीख माना जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखना कि जिस तारीख में से रजिस्टर बंद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिफंड ऑर्डर। रिफंड ऑर्डर क्या होता है भैया, वो भी देख लीजिए। यदि किसी शेयर आवेदन पत्र पर शेयर आवंटन की कार्यवाही नहीं होती तो कंपनी को आवेदन पत्र के साथ संपूर्ण रकम वापस करनी होती है। रकम वापसी करने के लिए कंपनी जो प्रपत्र भेजती है उससे रिफंड ऑर्डर कहा जाता है। रिफंड ऑर्डर चेक, ड्राफ्ट या बैंक चेक के रूप में होता है तथा जारीकर्ता बैंक की स्थानीय शाखा में सामान्यतः सब मूल्य पर भुनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभांश क्या होता है? देखिए लाभांश अभी ऊपर भी पढ़ा था आपने कि विभिन्न विभाजन योग्य लाभांश का वह हिस्सा जो शेयर धारकों के बीच वितरण किया जाता है क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना आपको। ये कर युक्त और कर मुक्त दोनों हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये कैसा हो सकता है? तो कहेंगे कर युक्त भी हो सकता है और कर मुक्त भी हो सकता है। ये शेयर धारकों की आय है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लाभांश दर डिविडेंड रेट। अब देखिए डिविडेंड रेट क्या है, एक बार देखिए, कंपनी के एक शेयर पर दी जाने वाली लाभांश की राशि को यदि शेयर के अंकित मूल्य पर के साथ व्यक्त किया जाए तो उसे लाभांश दर कहा जाता है। इसे अमूमन फीसदी में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, अंकित मूल्य की बात चल रही है। ठीक है, एमआरपी की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाभांश प्रतिभूतियाँ डिविडेंड सिक्योरिटीज़। देखिए जिन प्रतिभूतियाँ मतलब जिन सिक्योरिटीज़ के प्रतिफल लाभ में निवेशक को लाभांश मिलता है उन्हें लाभांश की प्रतिभूतियाँ कहा जाता है, जैसे समता शेयर, पूर्वाधिकारी शेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये दो एग्जाम्पल जैसे होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना कि परीक्षा में इन्हीं से आप क्वेश्चन को जरा सा समझ के आराम से उसको निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। शून्य बाजार ऋण पत्र, ठीक है, जीरो रेट डिबेंचर, इस श्रेणी के डिबेंचरों या ब्रांडों पर सीधे ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है, बल्कि इन्हें जारी करते वक्त कटौती मूल्य पर बेचा जाता है। परिपक्व होने पर पूर्ण मूल्य पर शोषित किया जाता है। जारी करने के लिए निर्धारित कटौती मूल्य के अंतर को ही ब्याज मान लिया जाता है। ठीक है, निर्धारित कटौती के मूल्य के अंतर को ही क्या मान लेता है, ब्याज मान लेता है। ये ध्यान रखना, मेन बात क्या है कि डिबेंचर या ब्रांडों पर सीधे ब्याज नहीं दिया जाता। ये क्वेश्चन पर पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये लाइनें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिबेंचर। देखिए भाई डिबेंचर क्या होता है, एक बार देखिए, ये है एक ऋण का मतलब लोन का एक साधन है जिसके माध्यम से सरकार या कंपनियां धन जुटाती हैं। ठीक है, ये इक्विटी शेयरों से अलग होता है। डिबेंचर खरीदने वाला वास्तव में कर्जदाता होता है, ये बात ध्यान रखना आपको। डिबेंचर जारी करने वाला कंपनी या संस्थान गिरवी के तौर पर कुछ नहीं रखती। खरीदार उनकी साख और प्रतिष्ठा को देखते हुए डिबेंचर खरीदते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू को देख कर खरीदते हैं। डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी या संस्था कर्जदारों डिबेंचर खरीदने वाले को निश्चित ब्याज देते हैं। ठीक है, मेन बात देखिए क्या ध्यान रखना आपको, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये एक ऋण का एक साधन है। ठीक है, जिसके माध्यम से सरकार और कंपनी धन जुटाती है। मेन बात ध्यान रखना है कि इस एक्टिविटी शेयरों से ये अलग होती है। और डिबेंचर खरीदने और वाला वास्तव में कर्जदाता होता है। ये कुछ पॉइंट है स्टार्टिंग के, आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। इसी में है आपका, कंपनियां शेयरधारकों को भले ही लाभांश नहीं दे लेकिन उसे करदाताओं या डिबेंचर धारकों को ब्याज देना होता ही रहता है। ठीक है, सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला ट्रेजरी बॉन्ड, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ट्रेजरी बिल आदि भी जोखिम रहित डिबेंचर भी होते हैं। देखिए ट्रेजरी बॉन्ड कहें या ट्रेजरी बिल कहें, ये कहते हैं जोखिम रहित डिबेंचर होते हैं क्योंकि सरकार इस कार्य को कर्ज चुकाने के लिए कर बढ़ा सकती है या अधिक नोटों का मुद्रण कर सकती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि सरकार किस प्रकार कर्ज चुकाने के लिए करती है, तो क्या बढ़ा देती है, घटा देती है या बराबर रखती है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो बढ़ा देती है या अधिक नोटों का मुद्रण कर सकती है। ठीक है, ऑफशोर्ड फंड, जिस फंड के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, नाम सुना होगा अच्छे से आपने, जिस फंड के अंतर्गत क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी विदेश से धन जुटाकर देश के अंदर विनियोजित करती है उसे ऑफशोर फंड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको इस बात पे कि क्या करती हैं वो कंपनियां विदेश से धन जुटाकर देश के अंदर, देश के भीतर विनियोजित करती हैं, क्या कहते हैं उसे ऑफशोर फंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वेंचर कैपिटल, नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी को वेंचर कैपिटल या साहस पूंजी कहते हैं या दायित्व पूंजी कहते हैं। ये नाम जो होते हैं या लिखे होते हैं अथवा लिखे होते हैं, इनको जरूर सबको ध्यान रखना करें क्योंकि कभी कभी प्रश्न में हमें आती हुई चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, तो क्या करना है कि पूंजी दूसरे शब्दों में देखिए बात करें तो निवेशकों द्वारा शुरू हो रही छोटी कंपनियां भविष्य में जिनके विकास की प्रबल संभावना होती है
उसको उपलब्ध कराई जाने वाली पूंजी को वेंचर कैपिटल कहते हैं। कंपनियां ऐसी पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी शेयर जारी करती है। ये पॉइंट बार बार आ रहा है, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फॉरवर्ड सौदा मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नकदी बाजार शेयरों के मामले में या हाजिर बाजार कमोडिटी के मामले में किया जाने वाला सौदा जिसका निपटारा भविष्य की एक निश्चित तारीख को सुपुर्दी के साथ निपटाया जाता है। देखिए बात चल रही फॉरवर्ड मतलब आगे, लेकिन नकदी बाजार या हाजिर बाजार, ठीक है, मतलब शेयर के मामलों में या कमोडिटी के मामलों में किया जाने वाला सौदा, ठीक है, जिसका निपटारा भविष्य की एक निश्चित तारीख को सुपुर्दी के साथ निपटाया जाता है। देखिए जब आगे भाई आप कोई चीज़ निपटाओगे तो मतलब आगे को निपटाओगे ना, कौन से पीछे, तो इसलिए ध्यान रखना स्टेप के वर्ड। फिर आपका डेरिवेटिव जैसी प्रतिभूति जिसका मूल्यांकन उसके अंतर्गत एक या एक से अधिक परिसंपत्तियों के ऊपर निर्भर करता है या उससे प्राप्त किया जाता है, क्या कहता है, डेरिवेटिव या दो से अधिक पक्षों के बीच किया जाने वाला करार है। इसका मूल्य निर्धारित या उन परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाले उतार और चढ़ाव के आधार पर किया जाता है। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, परीक्षा में पूछे जाएंगे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन के लिए कि स्टॉक, ब्रांड, जीन्स, मुद्रा, ये सब क्या है, ये बाजार सूचकांक में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा डेरिवेटिव का इस्तेमाल साधारणतः, तो देखिए कैसा होता है, जोखिमों की हेजिंग के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग सट्टेबाजी के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, एक यूरोपियन निवेश अमेरिकन कंपनी के शेयरों को खरीदारी अमेरिका एक्सचेंज से करता है, ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं डॉलर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। शेयर अपने पास रखते हुए उसे विनिमय दर की जोखिम बना रखता है। इस जोखिम की हेजिंग के लिए वह निर्देशक विशेष विनिमय दर को मुताबिक डॉलर को यूरो में परिवर्तित करना चाहेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह मुद्रा की बाकायदा खरीद सकता है ताकि कभी वह अपना शेयर बेचे और मुद्रा को यूरो में परिवर्तित करे तो उसका विनिमय संबंध में हानि नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, ये जो रेड एंड किए थे क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना है। ओपन एडेड फंड क्या होता है भाई, देखिए सतत खुली योजनाएं म्यूचुअल फंडों की वैसी योजनाएं जिनका कोई लॉक इन अवधि मतलब वह पूर्व निर्धारित अवधि से पहले निवेश किए गए पैसों को निकासी की अनुमति नहीं होती है। इन्हें न्यूटो की खरीद बिक्री तत्काल शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य NAV पर कभी भी की जा सकती है, ठीक है। ओपन एडेड फंड का मतलब यहाँ पे खाली ध्यान रखना है आपको, NAV पर कभी की जाती है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ क्या कहते हैं भाई, देखिए प्रतिभूतियाँ लिखित प्रमाण पत्र में होती हैं, मतलब लोन लेने के बदले दी जाती है, जिसमें जारी करने की शर्तों व मूल्य के उल्लेख होता है, जिसे हम बोलते हैं कंडीशन अप्लाई। इसका क्रय विक्रय भी किया जाता है। सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला ब्रांड, तरजीही शेयर, ऋण पत्र आदि प्रतिभूति की श्रेणी में आते हैं। प्रतिभूति शब्द का इस्तेमाल व्यापक तौर पर किया जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि शेयर विभाजन, स्टॉक स्प्लिट। भैया स्टॉक स्प्लिट क्या होते हैं कि कोई कंपनी अपने महंगे शेयर को छोटे निवेशकों के लिए वहनीय बनाने और उसे आकर्षक बनाने के लिए शेयरों का विभाजन करती है। अगर कोई कंपनी अपने शेयर का विभाजन 2:1 में करती है, देखिए प्रश्न यहीं से बन जाएगा, तो उसका मतलब होता है कि शेयर की संख्या कैसी होगी, दुगनी हो जाती है, तो इसका मूल्य आधा कर दिया जाता है, ठीक है। यहीं से आपको ध्यान रखनी बातों को। मुद्रा का विनिमय मूल्य, ठीक है, क्या होता है देखिए ज़रा, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी, इसे हम लोग कभी बोलते हैं EVM, ठीक है। जब देश की प्रचलित, अब EVM मतलब ये नहीं कि मशीन का नाम नहीं है, वो वोटिंग वाली, जब मुद्रा की प्रचलित मुद्रा का मूल्य किसी विदेशी मुद्रा के साथ
निर्धारित किया जाता है ताकि मुद्रा की अदला बदली की जा सके। तो इस मूल्य को मुद्रा का विनिमय मूल्य कहा जाता है। वह मूल्य दोनों की देश की मुद्राओं का आंतरिक क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुद्रास्फीति। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के बोलते हैं कि वह स्थिति जिसमें मुद्रा का आंतरिक मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, यानी मुद्रा और साख की पूर्ति और उसका प्रसार अधिक हो जाता है। इसे मुद्रा प्रसार या मुद्रा का फैलाव भी कहा जाता है। ठीक है, असंगठित क्षेत्रों के उद्यम इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेज, देखिए क्या होता है, 10 से कम श्रमिकों की संख्या वाले निजी क्षेत्र के उद्योग को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आदर्श मध्य इनविजिबल आइटम्स, पर्यटन, जहाजरानी, वायु परिवहन, बीमा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, सरकारी अनुदान, ब्याज, लाभ, लाभांश आदि चालू खाते की मदें जो स्वतः वस्तु के रूप में दिखाई नहीं देती हैं। भैया इनविजिबल है, ये दिखाई देंगी ही नहीं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आरक्षण डिजर्वेशन। क्या होता है, किसी व्यक्ति के उद्योग समूह को उन वस्तुओं के उत्पाद की छूट देना जो पहले किसी व्यक्ति के उद्योग व समूह के लिए आरक्षित हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। फिर है हमारा अवमूल्यन डेवल्यूशन। क्या होता है भैया, वो मुद्रा की विनिमय दर में गिरावट आना जिसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, डिवैल्यूएशन हो जाती है, कम हो जाती है। इसके निर्यात सस्ते व आयात क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं। जो निर्यात होता है, ठीक है, वो सस्ता हो जाता है और आयात क्या होता है, महंगा हो जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अवसर लागत। देखिए अवसर लागत में क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी से नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि ये किसी कार्य मूल्य के मान में संदर्भ में परिभाषित की जाती है और अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य के समान होती है। यह किसी कार्य मूल्य के मान में, ठीक है, और क्या होता है कि संदर्भ इस जो होता है ना, अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य में समान होती है। आकस्मिक दिहाड़ी मजदूरी, कैजुअल वेज लेबर्स, वैसे दैनिक मजदूर जो किसी उपक्रमों या खेतों में दैनिक मजदूरी के लिए काम करते हैं। क्या होता है भैया, देखिए दिहाड़ी से समझ में आ जाएगा आपके कि वे वैसे दैनिक मजदूर मतलब डेली मजदूर होते हैं, वो किसी उपक्रम या खेतों में दैनिक मजदूरी के लिए काम करते हैं। फिर है अपेक्षित मुद्रास्फीति, एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन। क्या होता है कि व्यावसायिक इकाइयों, श्रमिक संघ और पदाधिकारियों व उपभोक्ता द्वारा भविष्य में घटित होने वाली मुद्रास्फीति की दर अपेक्षित मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनुषंगी हित लाभ, फ्रिंज बेनिफिट। देखिए बेनिफिट से ध्यान रखना, क्या करना आपको, किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा जो निर्धारित वेतन के अलावा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो बेनिफिट हो गया आपको, यहाँ पे ध्यान रखना आपको चीज़ के लिए। अस्फीति डिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, देखिए किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति मुद्रा की पूर्ति से अधिक होती है तो वस्तु की कीमत में गिरावट आती है। इससे मुद्रा का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, परंतु इस दशा में, इस कंडीशन में जो कीमत में गिरावट होने से वस्तुओं के उत्पाद में गिरावट होती है और कम उत्पादन होने से रोजगार में भी गिरावट आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्पाधिकार ओलिगोपोली क्या होता है, देखिए बाज़ार में फर्मों की संख्या इतनी कम होती है, बाज़ार में फर्मों की संख्या इतनी कम होती है कि उनके बीच निर्णय संबंधी पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है और ये निकट स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पाद करती है, जिससे बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, अनिवासी रुपये खाता क्या होता है, नॉन रेस्टिंग रुपीज़
अकाउंट, इसमें अनिवासी भारतीय द्वारा वाणिज्य बैंक में भारतीय रुपये में खाता खोला जाता है। इन खातों के मूलधन और ब्याज को बिना किसी करके जमा करके उसके देश के मुद्दे पर वापस कर दिया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है हमारा अनिवासी रुपया खाता। नेक्स्ट हमारा आगामी दर। देखिए फॉरवर्ड रेट क्या होता है। फॉरवर्ड रेट मुद्रा विनिमय की इस प्रक्रिया में कोई मुद्रा अग्रवर्ती बाजार में भविष्य में स्थानांतरण के लिए जिस दर पर खरीदी जाती है या बेची जाती है वो क्या कहलाता है हमारा आगामी दर। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो शब्दावली चल रही है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, क्योंकि उन्हें वीडियो लंबा ना हो जाए। 20 मिनट की हमने क्लिप बनाई है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।